नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। किसान नेताओं के बीच आई दरार, घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी। बीते 2 महीनों से जारी किसान आंदोलन के भविष्य के लिए अगले 2-3 दिन बेहद अहम है। गणतंत्र दिवस पर हिंसा के बाद जहां किसान नेताओं के बीच दरार पैदा हुई है, वहीं पहली बार दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे आंदोलनकारियों की संख्या में थोड़ा सा कमी आई है। आपको बता दें कि अगर अगले 1-2 दिनों में आंदोलनकारियों की संख्या और घटी तो किसान संगठनों के लिए सरकार पर दबाव बनाना बेहद मुश्किल होगा। गौरतलब है कि आंदोलनकारियों की संख्या कम होने और नेताओं के बीच मतभेद सामने आने के कारण ही सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। सरकार चाहती है कि आंदोलन अंतर विरोधी के कारण खुद ही कमजोर हो जाए। हिंसा के बाद कई दौर की बैठक, गणतंत्र दिवस के बाद भाजपा और सरकार में अलग अलग कई दौर की बैठकें हुई। पहले मंगलवार को देर रात भाजपा अध्यक्ष की संगठन महासचिव बीएल संतोष और पार्टी महासचिवों के साथ मैराथन बैठक हुई। इसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव, आईबी प्रमुख सहित आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में भी किसान आंदोलन पर चर्चा हुई, जबकि सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन के संदर्भ में बुधवार को गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बीच भी बातचीत हुई। संसद मार्च साबित होगा लिटमस टेस्ट। किसान आंदोलन के लिए 1 फरवरी का संसद मार्च लिटमस टेस्ट साबित होगा। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के कारण अब सरकार की ओर से इस मार्च को अनुमति देने की संभावना नहीं बची है। इसके अलावा 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की संख्या में बुधवार को कमी देखी गई है। अगर किसानों की घर वापसी का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो किसान संगठन संसद मार्च और कृषि कानूनों के संदर्भ में सरकार पर पहले की तरह दबाव नहीं बना पाएंगे। सरकार पर पहले की तरह दबाव बनाना, कृषि कानूनों को वापस दिलाना किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच पंजाब के किसान संगठन सीमा पर किसानों की संख्या पूर्व की तरह ही बरकरार रखने के लिए नए सिरे से सक्रिय हुए हैं। इन संगठनों की योजना पंजाब से नए सिरे से भीड़ जुटाने की है। वहीं आपको बता दें कि कुछ सूत्रों का कहना है कि इस आशय की सूचना मिलने के बाद केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को आगाह किया है। गणतंत्र दिवस हिंसा के बाद जहां किसान नेताओं के बीच दरार पैदा हुई है, वहीं पहली बार दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे आंदोलनकारियों की संख्या में कमी आई है। आपको बता दें कि अगर अगले 1-2 दिनों में आंदोलनकारियों की संख्या और घटी तो किसान संगठनों के लिए सरकार पर दबाव बनाना बेहद मुश्किल होगा। गौरतलब है कि आंदोलनकारियों की संख्या कम होने और नेताओं के बीच मतभेद सामने आने के कारण ही सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, क्योंकि सरकार चाहती है कि आंदोलन अंतर विरोधों के कारण ही खुद ही कमजोर हो जाए। हिंसा के बाद कई दौर की बैठक की गई है। गणतंत्र दिवस के बाद भाजपा और सरकार में अलग अलग कई दौर की बैठकें हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि इस आशय की सूचना मिलने के बाद केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को आगाह किया है। जनवरी के अंत में भी दिल्ली एनसीआर को कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। जनवरी माह का अंत निकट आने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में ठंड बरकरार है। गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर में सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। आपको बता दें, मौसमी परिस्थितियों में लगातार बदलाव को देखते हुए आगामी दिनों में भी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है, बल्कि शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। इस वजह से सुबह और शाम के समय गलन वाली सर्दी का एहसास बना रहेगा और साथ ही जनवरी जाते जाते अपना रंग दिखाएगी।
वहीं राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि फिर भी सुबह और शाम के समय लोग सर्दी से ठिठुरते नजर आए। मौसम विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में थोड़ा सा कमी आएगी, इसी वजह से अधिक सर्दी महसूस की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिन के समय में अधिकतम तापमान में गिरावट न होने की वजह से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी, वहीं सुबह और शाम सर्दी बरकरार रहेगी। वहीं वातावरण में नमी का अधिकतम स्तर होने की वजह से सुबह के समय कोहरे का स्तर औसत श्रेणी में बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 5.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 कम 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में नमी का अधिकतम स्तर 100% और न्यूनतम 40% रहा। दिल्ली का लोधी रोड इलाका 4.6 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। इसके अलावा जफरपुर में 4.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आपको बता दें कि गौरतलब है कि मंगलवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं इससे पहले रविवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई थी, जो कि इस सीजन में सबसे कम थी। आपको बता दें कि जनवरी का अंत आते आते ठंड भी अपने अंत की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार जनवरी माह का अंत निकट आने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में ठंड बरकरार है। गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। वहीं मौसमी परिस्थितियों में लगातार बदलाव को देखते हुए आगामी दिनों में भी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है, बल्कि शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। इसी वजह से सुबह और शाम के समय गलन वाली सर्दी का एहसास बना रहेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर किसान आंदोलन को लेकर किया वार। दिल्ली में किसानों के उपद्रव को लेकर जहां एक ओर कांग्रेस ने सरकार और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं भाजपा ने किसान नेताओं के बयान, कांग्रेस नेताओं के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को उकसाने का काम किया है। कांग्रेस और भाजपा एक ही दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है कि कांग्रेस इतनी घिनौनी राजनीति कर रही है। चुनाव में लगातार हार से बौखलाई कांग्रेस चाहती है कि लोगों की जान जाए, पुलिस बर्बरता हो ताकि उसे राजनीति का अवसर मिले। किसान आंदोलन में भी वह यही कर रही है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावड़ेकर ने कहा कि सभी तथ्य सबके सामने हैं। एक तरफ किसान नेताओं ने भड़काया तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं और यूथ कांग्रेस की ओर से हुड़दंगियों को सही ठहराया गया। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की ओर से हुड़दंगियों को सही ठहराने से उन्हें कहीं ना कहीं एक राह मिल गई। एक इकाई ने तो लाल किले की फतह का संदेश दे दिया था। सभी जानते हैं कि एक युवा किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई, लेकिन कांग्रेस ने यह ट्वीट कर आग में घी डालने का काम किया कि पुलिस की गोली से उसकी जान गई है, जबकि सभी जानते हैं कि उस युवा किसान की जान ट्रैक्टर पलटने से गई है। लेकिन कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस की गोली से उसकी जान गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है कि कांग्रेस इतनी घिनौनी राजनीति कर रही है। देश के मामले में राजनीति नहीं समझ आती। चुनाव में लगातार हार से बौखलाई कांग्रेस चाहती है कि लोगों की जान जाए, पुलिस बर्बरता हो ताकि उसे राजनीति का अवसर मिल जाए। किसान आंदोलन में भी वह यही कर रही है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावड़ेकर ने कहा कि सभी तथ्य सबके सामने आ गए हैं। एक तरफ किसानों ने भड़काया तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं और यूथ कांग्रेस की ओर से हुड़दंगियों को सही ठहराया गया।
आपको बता दें कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन वायरस के नए स्वरूप के लिए भी कारगर है। पूरी तरह से देश में विकसित कोवैक्सीन कोरोना वायरस के ब्रिटेन में सामने आए नए स्वरूप पर भी पूरी तरह से कारगर है। एक नए शोध में यह जानकारी सामने आई है। कोवैक्सीन को आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया है। आपको बता दें कि वेबसाइट बायो आर्काइव पर जारी लेख के अनुसार कोवैक्सीन लेने वाले 26 व्यक्तियों के खून से सीरम निकालकर यह अध्ययन किया गया। खून के सीरम में वैक्सीन लेने के बाद कोरोना के खिलाफ बनी एंटीबॉडी मौजूद रहती है। इन सभी सीरम में ब्रिटेन से आए वायरस के नए स्वरूप और भारत में पहले से पाए जाने वायरस को डालकर टेस्ट किया गया। टेस्ट में पाया गया कि कोवैक्सीन लेने वाले व्यक्ति के सीरम में मौजूद एंटीबॉडी कोरोना के भारतीय और ब्रिटिश स्वरूप दोनों पर समान रूप से कारगर है और उन्हें पूरी तरह खत्म करने में सक्षम है। ध्यान देने की बात यह है कि कोवैक्सीन को कोरोना के लाइव वायरस को निष्क्रिय कर तैयार किया गया है, जो पूरे वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी कर सकता है। वहीं फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार वैक्सीन कोरोना वायरस से स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। वायरस के ब्रिटिश स्वरूप में स्पाइक प्रोटीन में 23 म्यूटेशन पाए गए हैं। अभी ये म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन को पूरी तरह बदलने में सफल नहीं रहे हैं। इसीलिए स्पाइक प्रोटीन पर आधारित वैक्सीन वायरस से सुरक्षा प्रदान करने में तो कारगर है, लेकिन स्पाइक प्रोटीन में ज्यादा म्यूटेशन की स्थिति में इनकी कारगरता प्रभावित हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में कोवैक्सीन की कारगरता बरकरार रहेगी। एक शोध में यह जानकारी मिली है कि पूरी तरह से देश में विकसित कोवैक्सीन कोरोना वायरस के ब्रिटेन में सामने आए नए स्वरूप पर भी पूरी तरह से कारगर है। कोवैक्सीन को आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया है। वेबसाइट बायो आर्काइव पर जारी लेख के अनुसार कोवैक्सीन लेने वाले 26 व्यक्तियों के खून से सीरम निकाल कर यह अध्ययन किया गया। वहीं खून के सीरम में वैक्सीन लेने के बाद कोरोना के खिलाफ बनी एंटीबॉडी मौजूद रहती है। इन सभी सीरम में ब्रिटेन से आए वायरस के नए स्वरूप और भारत में पहले से पाए जाने वाले वायरस को डालकर टेस्ट किया गया। टेस्ट में पाया गया कि कोवैक्सीन लेने वाले व्यक्ति के सीरम में मौजूद एंटीबॉडी कोरोना के भारतीय और ब्रिटिश स्वरूप दोनों पर समान रूप से कारगर है और उन्हें पूरी तरह खत्म करने में सक्षम है। ध्यान देने की बात यह है कि कोवैक्सीन को कोरोना के लाइव वायरस को निष्क्रिय कर तैयार किया गया है, जो कि पूरे वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। वहीं फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की गई वैक्सीन कोरोना वायरस से स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। वायरस के ब्रिटिश स्वरूप में स्पाइक प्रोटीन में 23 म्यूटेशन पाए गए हैं। अभी ये म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन को पूरी तरह बदलने में सफल नहीं रहे हैं। इसीलिए स्पाइक प्रोटीन पर आधारित वैक्सीन वायरस से सुरक्षा प्रदान करने में तो कारगर है, लेकिन स्पाइक प्रोटीन में ज्यादा म्यूटेशन की स्थिति में इनकी कारगरता प्रभावित हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में कोवैक्सीन की कारगरता बरकरार रहेगी। जय श्री राम का नारा लगाने से चिढ़ी ममता बनर्जी। जी हां, जय श्री राम के नारे से चिढ़ी ममता बनर्जी विधानसभा में आज ला सकती हैं निंदा प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारों से चिढ़ी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आज विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। आपको बता दें कि बीते दिनों आधिकारिक कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में ममता बनर्जी के मंच पर आते ही जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, जिससे ममता बनर्जी खफा हो गई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि आज इसके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस और भाजपा ने बुधवार को कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में
जय श्री राम का नारा लगाए जाने के खिलाफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा विधानसभा में लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव का वो समर्थन नहीं करेंगे। दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि अगर यह प्रस्ताव लाया जाता है तो दोनों दल तब तक इसका समर्थन नहीं करेंगे जब तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं प्रदेश में संविधान एवं विपक्ष का सम्मान सुनिश्चित नहीं करती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समारोह को संबोधित करने से मना कर दिया था। कांग्रेस ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा था कि इस तरह नारेबाजी करना मुख्यमंत्री का अपमान है, जबकि माकपा ने इसे राज्य के लिए अपमानजनक करार कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि जय श्री राम के नारों से चिढ़ी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आज विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला सकती है। बीते दिनों आधिकारिक कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में ममता बनर्जी के मंच पर आते ही जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, जिससे ममता बनर्जी खफा हो गई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि आज इसके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस और माकपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस और माकपा ने बुधवार को कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाए जाने के खिलाफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा विधानसभा में लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव का वो समर्थन नहीं करेंगे। दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि अगर यह प्रस्ताव लाया जाता है तो दोनों दल तब तक इसका समर्थन नहीं करेंगे जब तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं प्रदेश में संविधान और विपक्ष का सम्मान सुनिश्चित नहीं करती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समारोह को संबोधित करने से मना कर दिया था। कांग्रेस ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा था कि इस तरह की नारेबाजी करना मुख्यमंत्री का अपमान है, जबकि माकपा ने इसे राज्य के लिए अपमानजनक करार दिया था। दिल्ली में कोरोना वायरस के एक दिन में 100 से कम नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी अपने पैर पीछे लेती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस पर नियंत्रण की दिशा में राजधानी ने और प्रगति की है। इस बार दिल्ली में 9 महीने के बाद सबसे कम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आखिरी बार पिछले वर्ष 30 अप्रैल को राजधानी में एक दिन में 100 से कम कोरोना मरीज सामने आए थे। तब 76 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद हर दिन यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। एक दिन में 8-8 हजार तक लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। हालांकि अब यह संख्या काफी कम हो चुकी है। एक दिन में दिल्ली में 96 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि अन्य दिनों की तुलना में मंगलवार को 50% जांच ही हुई थी, लेकिन तब भी दिल्ली में 96 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने की एक बड़ी बात है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते मंगलवार को गणतंत्र दिवस के चलते 29,855 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 0.32% यानी कि 96 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी बीच 9 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई है। वहीं 212 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इसी के साथ दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,34,325 हो चुकी है। इनमें से अब तक 6,21,995 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि दिल्ली में भले ही कोरोना वायरस की संक्रमण दर कम हुई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अब भी लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल स्थिति यह है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के 1501 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 670 होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस को लेकर 10,39,546 सैंपल की जांच हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी कमी आई है।
आपको बता दें कि 1639 इलाके अब भी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में हैं। कोरोना वायरस पर नियंत्रण की दिशा में राजधानी ने प्रगति की है। आपको बता दें कि एक दिन में दिल्ली में 8-8 हजार तक लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। वहीं अप्रैल 2020 में एक दिन में 76 लोगों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि अब यह संख्या कम हो चुकी है। एक दिन में दिल्ली में 96 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। हालांकि अन्य दिनों की तुलना में उस दिन यानी मंगलवार को 50% जांच हुई थी, लेकिन फिर भी 96 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते मंगलवार को गणतंत्र दिवस के चलते 29,855 सैंपल्स की जांच की गई थी। इसी के साथ दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,34,325 हो चुकी है। इनमें से अब तक 6,21,995 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,829 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी अधिक देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्थिति यह बनी हुई है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के 1501 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 670 होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस को लेकर 10,39,50,000 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 1639 इलाके अब भी कंटेनमेंट जोन में हैं। इसी के साथ ही अभी के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।